हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल द अल्फा बैंकर एंड माय नेम इज चिराग चोपड़ा। सो गाइस, आज के अपने सेशन में फोकस करेंगे बिगनर्स के कुछ मेजर इश्यूज पे, कुछ मेजर प्रॉब्लम्स पे। भाई वो इश्यूज जो हर बिगनर को प्रिपरेशन स्टार्ट करते टाइम आते ही आते हैं, और बात करेंगे एक एक करके उन सारे कॉमन डाउट्स की और क्लियर आउट करने की कोशिश करेंगे आपके सारे के सारे डाउट्स, जिससे बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आप खुद डिसाइड कर सकें कि आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है, कहां से करनी है, क्या है बेस्ट सोर्सेज आपके प्रिपरेशन के लिए, और भाई प्रिपरेशन कितनी करनी है, भाई किस टॉपिक में कितना टाइम देके आप ज्यादा से ज्यादा आउटपुट लेके आ सकते हैं, भाई किन टॉपिक्स में कम पढ़ के भी आप ज्यादा स्कोर कर सकते हैं और किन टॉपिक्स को आपको बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ेगा तब जाके आप उनमें अच्छा स्कोर कर पाएंगे। सो गाइज, आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। सो कीप वॉचिंग टिल द वेरी एंड बिकॉज आखिरी मिनट तक की वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। सो गाइज, विदाउट फर्दर अडू, लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड लेट्स मेक योर प्रिपरेशन सिंपलर। सो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं डाउट नंबर 1 की। भाई वो डाउट जो हर नया बच्चा मुझसे हर बार पूछता है, भाई 10-10 बार हर बच्चे ने यही डाउट मुझसे बार बार पूछ रखा है कि आखिर कितने घंटे पढ़ाई करनी पड़ेगी डेली कि भाई ये एग्जामिनेशन वो निकाल सके। भाई क्या डेली उनको 8-9-10 घंटे पढ़ाई करनी है स्टार्टिंग से ही एग्जाम निकालने के लिए, या कम पढ़ के भी वो एग्जाम्स निकाल सकते हैं? सो गाइस, अकॉर्डिंग टू मी, अगर आप मेरी एडवाइस चाहें तो भाई मेरी एडवाइस हमेशा आपको यही रहेगी कि स्टार्ट स्मॉल बट स्टार्ट। भाई स्टार्ट करना बहुत जरूरी है। अगर आप स्टार्टिंग से एक मॉन्यूमेंटल टास्क बना लेंगे अपनी प्रिपरेशन को, भाई 8-9-10 घंटे का टारगेट पहले दिन से रखेंगे, तो आई एम प्रीटी श्योर कि एक हफ्ता या 2 हफ्ते पढ़ने के बाद आप प्रिपरेशन ही छोड़ देंगे कि भाई ये प्रिपरेशन आप नहीं कर पाएंगे। भाई आपको स्टार्टिंग से हमेशा ये कोशिश करनी है कि आप 2 घंटे पढ़ पाएं या 3 घंटे पढ़ पाएं, बिकॉज स्टार्टिंग में आपको फोकस बिल्डअप करने की जरूरत है, वो कंसंट्रेशन का लेवल बिल्डअप करने की जरूरत है, वो पढ़ाई के साथ एक कनेक्शन बनाने की जरूरत है। अगर वो ही नहीं बन पाएगा तो 8-9-10 घंटे में आप कुछ नहीं करोगे, बस बुक्स के सामने बैठोगे, आंखें खुली होंगी और दिमाग कहीं और होगा, तो पढ़ाई का कोई फायदा नहीं होगा अगर आप कॉन्सेंट्रेशन से नहीं पढ़ पाओगे। तो मेरी आप सबको बस यही एडवाइस रहेगी कि स्टार्ट स्मॉल, कोशिश करो बस 2-3 घंटे ही पढ़ो, बट उस टाइम में अपनी पूरी कोशिश ये करो कि फोकस बना सको, एक कंसंट्रेशन लेवल बिल्डअप कर सको, जिससे आगे आने वाले टाइम में इस 2-3 घंटे को 5-6 घंटे फिर बढ़ा बढ़ा के 8-9-10 घंटे तक भी हम लेके जा सकते हैं। बट स्टार्ट स्मॉल, तो इसका मतलब ये है कि हमें स्टार्टिंग से ज्यादा टाइम नहीं देना है पढ़ाई को। स्टार्टिंग में हमको उसको एक प्ले बनाना है, एक अपनी लाइफ का एक हिस्सा बनाने की कोशिश करनी है। तो कोशिश करो 2 या 3 घंटे दे सको, बट ये आपको डेली ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं अपने डाउट नंबर 2 की। अब भाई डाउट नंबर 2 होता है सारे के सारे बच्चों का स्टार्टिंग का, कि भाई फ्री कोर्सेज लें या पेड कोर्सेज की तरफ जाएं। भाई आपने अगर मेरी वीडियोस को पहले कभी भी फॉलो करा होगा तो आपको हमेशा पता होगा कि मैं पेड कोर्सेज के सख्त खिलाफ हूं एंड आई एम प्रो फ्री कोर्सेज। व्हाई? बिकॉज भाई जितने भी पेड कोर्सेज आज आपको अनअकैडमी पे मिलते हैं या अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूशंस के मिलते हैं, वो एग्जैक्ट सेम कोर्सेज यूट्यूब में फ्री में अवेलेबल हैं। वो सारी की सारी बुक्स फ्री में अवेलेबल हैं, वो सारे के सारे ट्यूटर्स फ्री में अवेलेबल हैं। सो व्हाई गो फॉर पेड कोर्सेज? भाई जस्ट बिकॉज वो पेड कोर्सेज में एक लाइव लेक्चर ले लेते हैं या आपके लाइव डाउट्स को क्लियर आउट कर देते हैं, गाइस डजंट मैटर। बिकॉज गाइस बहुत अच्छे अच्छे मेंटर्स हैं जो आपको फ्री में पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं यूट्यूब पे भी। तो आपको ये कोशिश करनी है कि पेड कोर्सेज में कम से कम इन्वेस्ट करें। गाइस देखो, आज आप एम्प्लॉयड नहीं हो तो आपकी वो सैलरी या आपके वो पैसे नहीं है जो आप इन पेड कोर्सेज में इन्वेस्ट करोगे, आपके पेरेंट्स के पैसे हैं। तो आपको कोशिश ये करनी है कि कम से कम इनपुट दे के मैक्सिमम आउटपुट निकाल सके। अगर आप पेड कोर्सेज नहीं लोगे, फ्री कोर्सेज लोगे, तो आपका क्या होगा? भाई आपका टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा। क्यों? बिकॉज आपको चीजों को सर्च करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, अच्छे टीचर्स को, अच्छे मेंटर्स को, अच्छे ट्यूटर्स को, अच्छी क्लासेस को। बट अगर वो आप हार्ड वर्क कर लोगे तो आप कम इन्वेस्टमेंट में मैक्सिमम आउटपुट लेके आ सकते हो। ठीक है, अब पेड कोर्सेज में एक और कमी जो मैं आपको बताता हूं क्या होती है। भाई मुझे जो सबसे बुरी चीज लगती है पेड कोर्सेज की, वो होती है पेड एडिटोरियल क्लासेस। गाइस मुझे आप ये बताओ, एडिटोरियल्स का मतलब क्या है? भाई एडिटोरियल्स का मतलब ये है कि एक न्यूज़पेपर है जिसमें एक उन्होंने आर्टिकल लिखा, और एक आर्टिकल को अच्छी लैंग्वेज में लिखा, तो हम उसको एडिटोरियल बोलते हैं बिकॉज वो एडिटर्स लिखते हैं। ठीक है, अब भाई अगर मुझे वो लैंग्वेज पहले दिन से समझ आ रही होती तो आप मुझे बताओ मैं पेड कोर्सेज लेता ही क्यों? मतलब जो एडिटोरियल न्यूज़पेपर में फ्री में अवेलेबल है उसको मैं पैसे दूं और किसी और को बोलूं कि आप मेरे लिए वो पढ़ो। भाई अगर आप में अंदर इतनी भी कैपेबिलिटी नहीं है कि आप एक फ्री में अवेलेबल चीज को रीड करके उसका मीनिंग निकाल सको, और अगर आपको मीनिंग ना समझ आए तो एक डिक्शनरी उठाओ और उसका मीनिंग समझो, तो भाई इतना तो आपको करना ही पड़ेगा ना स्टार्टिंग से। और अगर स्टार्टिंग से इतना करते हुए चलोगे तो बाय द टाइम यू रीच मिड ऑफ योर वे, आपकी प्रिपरेशन का लेवल बहुत टॉप नॉच हो जाएगा। सो मेक श्योर करो कि ज्यादा से ज्यादा एफर्ट्स खुद के लगे और पेड कोर्सेज में कम से कम आप इन्वेस्ट करो।
अब अगर बात करें थर्ड डाउट की, तो वो हमेशा ये होता है ऑनलाइन कोर्सेज या ऑफलाइन कोर्सेज। अब भाई देखो, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं अब जो ऑनलाइन चीजें पढ़ पाते हैं, जो जूम की क्लासेस पढ़ पाते हैं या यूट्यूब पे सेशन ले पाते हैं, बट स्टिल अभी बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो ऑफलाइन कोर्सेज पे ही बिलीव करते हैं। भाई उनको आज भी पेपर चाहिए, पेपर पे लिखा हुआ चाहिए जिसको वो पेन से मार्क कर सके। सो गाइस, इट इज ऑल अप टू यू। अगर आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं देन गो फॉर ऑनलाइन। वो प्रेफरेबल भी है बिकॉज वो कॉस्ट इफेक्टिव भी है। बट अगर आप ऑफलाइन कोर्सेज को प्रेफर करना चाहते हैं देन नो डाउट आप ऑनलाइन कोर्सेज का ही प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, उन्हीं को ही आगे घर में खुद से रीड कर सकते हैं, पेन से मार्क कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑनलाइन या ऑफलाइन कोर्सेज सब आपके ऊपर बेस्ड है। बट कोशिश ये करिए कि भाई आप फ्री रिसोर्स को ही प्रिंट आउट निकाल के आगे रीड करें, जिससे आपका इन्वेस्टमेंट कम से कम हो सके। ठीक है, अब यहां तक हमारे सारे डाउट्स क्लियर आउट हो चुके हैं जितने कॉमन एक नए फ्रेशर को या नए बिगनर को आते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि एक्चुअल में सिलेबस क्या होता है इस एग्जामिनेशन का। अब गाइज आप सबको पता है कि इस एग्जामिनेशन में आते हैं टोटल 4 सेक्शंस, इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग और जीके। और इसके साथ एक और सेक्शन आता है, उसको बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव, बट वो मेंस एग्जामिनेशन का है, तो उसकी हम प्रिपरेशन थोड़ा बाद में भी चालू करें तो चलता है। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहले उन 4 सेक्शंस की जिनको हमको स्टार्टिंग से पढ़ना है, और उनमें भी प्रीडोमिनेटली 3 सेक्शंस की, बिकॉज जीके को हम थोड़ा बाद में ही चालू करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश की। भाई इंग्लिश में क्या क्या आता है, इसमें आता है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, ग्रामर। अब ग्रामर में आते हैं एरर डिटेक्शन वाले क्वेश्चन या वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाले क्वेश्चन। वोकैबुलरी, भाई वोकैबुलरी के क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछ लेते हैं ये लोग फिल इन द ब्लैंक्स में या क्लोज टेस्ट में, या रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में ही कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं वोकैबुलरी बेस्ड। इसके साथ होता है वर्बल एबिलिटी, वर्ड एसोसिएशन, तो इसमें कई बार कनेक्टर्स के बारे में पूछ लेते हैं, तो वो क्वेश्चंस आ गए वर्ड एसोसिएशन में। सेंटेंस इंप्रूवमेंट, पैरा जंबल, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जामिनेशन में हर बार आपसे पूछा जाएगा। थोड़ा ट्रिकी टॉपिक भी है, तो अगर आपको इस टॉपिक में डाउट लगातार रहते हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताइए, एंड वी फ्रॉम द अल्फा बैंकर साइड विल ट्राई आवर बेस्ट कि हम इस पे एक जल्दी से जल्दी वीडियो लेके आ सकें, जिससे आप पैरा जंबल को कम से कम एफर्ट लगा के सॉल्व कर सकें। इसके साथ आता है क्लोज टेस्ट, एरर स्पॉटिंग एंड फिल इन द ब्लैंक्स। इसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। भाई अगर इंग्लिश के सेक्शन की बात करी जाए तो ये ऑलमोस्ट सारा का सारा सेक्शन आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। भाई स्कूल टाइम में ये सारी चीजें आप पढ़ चुके हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया, ग्रामर हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, एरर डिटेक्शन हो गया, वोकैबुलरी वाले क्वेश्चन हो गए। भाई ये तो वो चीजें हैं जो लगातार स्कूल टाइम से ही पढ़ते आ रहे हैं। भाई यहाँ हमारे पास प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन में टाइम कम होता है, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, तो भाई हमें ये कोशिश करनी है कि एक प्रिपरेशन के साथ एक अच्छा एसोसिएशन बनाए, ऐसा कि हम कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर सके। और भाई ये करने के लिए 2 चीजें होनी बहुत जरूरी है। पहला, आपका प्रिपरेशन का लेवल बहुत अच्छा होना चाहिए, और दूसरा आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा होना चाहिए। भाई आपको अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आज आपने अगर एक एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन का ऑप्शन ए मार्क करा है, तो आपको डंकी की चोट पे पता होना चाहिए कि एरर डिटेक्शन का ऑप्शन ए ही सही है। तो बार बार आपको नर्वस नहीं होना है कि भाई आप एक क्वेश्चन का आंसर मार्क करके आगे बढ़े और बार बार पीछे आके उस आंसर को चेक कर रहे हो, बिकॉज इतना टाइम ही नहीं है हमारे पास कि हम ये पीछे आके चेक कर सके। हमें तो बस एक चांस मिलता है क्वेश्चन सॉल्व करने का। उस एक चांस में या तो हमें क्वेश्चंस को आंसर को मार्क करके सॉल्व करना है, या उस क्वेश्चन को स्किप करना है, छोड़ के आगे बढ़ना है। अब अगर क्वांट की बात करें तो भाई क्वांट में आते हैं नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिंप्लीफिकेशन, प्रॉफिट लॉस, मिक्सचर रेलिगेशन, डेटा इंटरप्रिटेशन, और बहुत सारे वो टॉपिक्स जो सारे के सारे आप स्कूलिंग में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। भाई यहाँ के टोटल 100% टॉपिक्स आप ऑलरेडी स्कूल में पढ़ के आ चुके हैं। भाई चाहे आप लिस्ट का स्क्रीनशॉट लेके टिक कर सकते हैं अपने एनसीईआरटी की बुक से, और ये सारे के सारे टॉपिक्स आपको एनसीईआरटी की बुक में ही अवेलेबल हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्वांट से तो डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आप ऑलरेडी सब कुछ पढ़ चुके हैं। तो अब हमें क्या करना है, हमें एक अच्छी स्ट्रैटेजी बनानी है क्वांट को लेकर, जो हम आगे अभी डिस्कस करेंगे कि हमें क्वांट को अप्रोच कैसे करना है। अब अगर रीजनिंग की बात करें तो भाई रीजनिंग में आता है वर्बल रीजनिंग, सिलॉग्स, सर्कुलर अरेंजमेंट, डबल सिटिंग अरेंजमेंट, इनपुट आउटपुट, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस, ऑर्डर रैंकिंग, डेटा सफिशिएंसी, कोडिंग डिकोडिंग, इनइक्वलिटीज, कोर्स ऑफ एक्शन, क्रिटिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एंड डिसीजन। मतलब ये सारे टॉपिक्स वो हो गए जो आपका थोड़ा ब्रेन तेजस रहेंगे, मतलब आपके दिमाग को थोड़ा तेज चलना पड़ेगा अगर आप रीजनिंग में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। तो अब दिमाग को तेज कैसे चलाओगे? भाई अगर मैं आज आपको एक सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट दे दूं और मैं बोलूं कि भाई जल्दी से इसको सॉल्व करके ले आओ, तो आप सबका यही आंसर होगा कि सर अभी तो हमें यही नहीं पता कि सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट को सॉल्व कैसे करते हैं। तो आपको ये करना है, भाई रीजनिंग में हमेशा सिंपल टॉपिक से चालू करो और कोशिश ये करो कि धीरे 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 करके बिल्डअप करो, ऐसा कि आप छोटे टॉपिक्स पे बहुत अच्छे से अपनी पकड़ बना लो, छोटे टॉपिक्स आपकी स्ट्रेंथ बने, और बड़े टॉपिक्स को हम धीरे धीरे वीकनेस से स्ट्रेंथ की तरफ लेके जाएं। रीजनिंग के टॉपिक पे भी अभी हम डिटेल में बात करेंगे कि रीजनिंग सेक्शन को कैसे अप्रोच करना है।
ठीक है, अब आओ आगे चलते हैं और सेक्शन वाइज देखते हैं कि हम कैसे अप्रोच करें इन सेक्शंस को कि मैक्सिमम आउटपुट लेके आ सके। बाय द टाइम एग्जामिनेशंस आते हैं हमारे सामने, हम मैक्सिमम कॉन्फिडेंस के साथ सारे के सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें और अपना सिलेक्शन भी पक्का करें। सो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं क्वांट के सेक्शन। तो भाई क्वांट के सेक्शन को सबसे पहले दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। भाई ये दो पार्ट्स होंगे, एक पार्ट वो जिसको मैं कम से कम टाइम दूंगा और ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट लेके आऊंगा, और दूसरा टॉपिक वो जिसमें मुझे थोड़ा ज्यादा इन्वेस्टमेंट देना पड़ेगा टाइम का, ज्यादा से ज्यादा आउटपुट लेके आने के लिए। अब अगर फर्स्ट कैटेगरी की बात करें, मतलब कम टाइम इन्वेस्ट करके मैक्सिमम आउटपुट लेके आ सकते हैं। सो गाइस, फर्स्ट कैटेगरी के टॉपिक्स हो गए लाइक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन एंड नंबर सीरीज। गाइज ये तीन चार टॉपिक्स ऐसे हैं जिसमें आपको कम से कम टाइम देना है, बिकॉज गाइज ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें बहुत ज्यादा डेप्थ नहीं है, बहुत ज्यादा चीजें आपको सीखनी नहीं है, बहुत ज्यादा चीजें आपको याद नहीं करनी है। मतलब अगर आप थोड़ा भी इनमें इन्वेस्ट करते हैं और आपकी स्पीड बनने लग जाती है तो आप सारे के सारे क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। गाइज अगर आप आज प्रिपरेशन को चालू कर रहे हो तो कोशिश करो कि आप इन टॉपिक से अपनी प्रिपरेशन को चालू करो, बिकॉज ये टॉपिक्स आपको एक कॉन्फिडेंस देंगे आपकी प्रिपरेशन में। और उसके साथ कोशिश करो कि इन टॉपिक्स के फंडामेंटल्स को आप समझ लो। मतलब अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई क्वेश्चन आता है जिसमें दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें दोनों कांस्टेंट टर्म का साइन है नेगेटिव, तो आपको देखते ही समझ आना चाहिए कि उसका आंसर होगा नो रिलेशन फाउंड। बट ये आपको कैसे समझ आएगा? जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फंडामेंटल्स को समझ जाओगे। तो आपको क्या करना है, इन टॉपिक्स को चालू करो, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज एंड सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन। इन टॉपिक्स में स्टार्टिंग का एक हफ्ता दो एंड कोशिश ये करो कि हर दिन 20 से 25 क्वेश्चंस इनके लगा सको। अब ये क्वेश्चंस आपको कहां से मिलेंगे? भाई सीधे जाओ गूगल करो इन टॉपिक्स को, ढेरों फ्री रिसोर्सेज आपको मिल जाएंगे, अवेलेबल हैं गूगल पे ही। कोई भी एक सोर्स पिक करो, भाई कोई चॉइस करने की जरूरत नहीं है, सारे के सारी जगहों पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज और सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन के अच्छे क्वेश्चंस ही मिलेंगे आपको। उठाओ, हर दिन के 20 क्वेश्चन पर हेड, मतलब 20 क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 20 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन और 20 क्वेश्चन नंबर सीरीज। इनके सॉल्यूशन देखो सबसे पहले कि भाई नंबर सीरीज का पैटर्न कैसा कैसा बनता है, बिकॉज नंबर सीरीज में बस एक ही स्ट्रेंथ है कि वो नए नए पैटर्न्स पे खेलते हैं। बट बाय द टाइम आप बहुत सारे टाइप के नंबर सीरीज कर लोगे। भाई नंबर सीरीज के कुछ सेट पैटर्न्स हैं, कुछ वो 50-60 सेट पैटर्न है जो आईबीपीएस या एसबीआई बार बार लेके आता है। तो अगर आप वो सारे के सारे पैटर्न स्टार्टिंग में ही पढ़ लो तो एग्जामिनेशन में 5 के 5 नंबर जो नंबर सीरीज के आएंगे वो आपकी मुट्ठी में होंगे। वैसे ही होता है सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन, उसमें आपको बनानी होती है स्पीड। तो कोशिश ये करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज करेंगे हम फर्स्ट वीक में। हर दिन 20 क्वेश्चन, मतलब 60 क्वेश्चन हम पर डे करने वाले हैं फर्स्ट वीक में क्वांट सेक्शन के। ठीक है, अब भाई ये वो कैटेगरी हो गई जिसमें हम कम टाइम देके मैक्सिमम आउटपुट लेंगे। अब बात करते हैं वो कैटेगरी की जिसमें हमें टाइम भी ज्यादा देना पड़ेगा ज्यादा आउटपुट लेने के लिए। अब इस कैटेगरी में सबसे पहले आता है हमारा डेटा इंटरप्रिटेशन। अब भाई डेटा इंटरप्रिटेशन को मैं हमेशा बोलता हूं भाई बाप ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, बिकॉज अगर आपका ये टॉपिक मजबूत है तो आपका प्री छोड़ो मेंस में भी आप बहुत अच्छा स्कोर लेके आओगे, बिकॉज मेंस एग्जामिनेशन में तो क्वांट सेक्शन का नाम चेंज करके ही डेटा इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस रख दिया है इन्होंने। तो इसका मतलब इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है और उसकी वजह से हमें इसमें मैक्सिमम टाइम देने की जरूरत है। इसके साथ आते हैं अरिथमेटिक के वो सारे टॉपिक्स। भाई अरिथमेटिक मतलब मिक्सचर एलिगेशन हो गया, टाइम स्पीड डिस्टेंस हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, मेंसुरेशन। तो वो सारे के सारे टॉपिक्स आ गए हमारे अरिथमेटिक में। और इसमें बहुत लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, मतलब लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, तो तीनों लेवल के क्वेश्चंस करने हैं आपको। बट स्टार्ट में अगर आप चालू कर रहे हैं अपनी प्रिपरेशन तो कोशिश करिए लेवल 1 के क्वेश्चन से चालू करें, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बना रहे कि ऐसा ना हो कि आप 2 हफ्ते बाद प्रिपरेशन छोड़ दो कि भाई मुझसे नहीं हो रहा, क्वांट मुझे समझ नहीं आता, मैं तो लेवल 3 के एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाया। बिकॉज अभी आपका वो लेवल ही नहीं है कि आप लेवल 3 तक पहुंच सको। लेवल 1 से चालू करिए और सारे के सारे टॉपिक्स का लेवल 1 कर लीजिए। जब आप लेवल 1 सारे टॉपिक्स का कर लेंगे उसके बाद लेवल 2 पे जाना है। मतलब अगर आज आप टाइम एंड वर्क चालू करते हैं तो टाइम एंड वर्क के वीडियोस देखिए, ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड हैं, उनके क्वेश्चंस देखिए जो लेवल 1 के हैं और उसके बाद बढ़ जाइए नेक्स्ट टॉपिक पे। मतलब आपको लेवल 2 के क्वेश्चंस देखने ही नहीं है टाइम एंड वर्क के, आपको डायरेक्टली अगले टॉपिक पे आ जाओ। फॉर एग्जांपल प्रॉफिट एंड लॉस, उसके भी वीडियोस अपलोडेड है अपने चैनल पे। फंडामेंटल समझो और उसका करो लेवल 1, ठीक है। फिर नेक्स्ट टॉपिक पे जाओ, उसका लेवल 1 करो। तो ऐसे जब करोगे तो आपके सारे टॉपिक्स प्रिपेयर हो जाएंगे और सबका लेवल 1 हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, वापस उसी सीक्वेंस में चालू करना है और इस बार करना है लेवल 2 के क्वेश्चंस, ठीक है। और लेवल 2 के क्वेश्चंस होते ही आपकी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन खत्म हो जाएगी। भाई प्रीलिम्स में लेवल 1 और लेवल 2 के क्वेश्चंस ही पूछे जाएंगे। लेवल 3 जो क्वेश्चंस हैं वो आएंगे आपके मेंस एग्जामिनेशन में, तो वो भी हम करेंगे। बाय द टाइम हम लेवल 1 और लेवल 2 कर लेंगे तो आप इतना कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर चुके होगे कि लेवल 3 के क्वेश्चंस को अच्छे से अप्रोच कर सको, बिकॉज आपकी फंडामेंटल बिल्डिंग तब तक बहुत अच्छी हो जाएगी।
और अगर गाइस डेटा इंटरप्रिटेशन की बात करें तो इसमें एक जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो होता है परसेंटेजेस एंड रेशियो एंड प्रपोर्शन। भाई बिकॉज परसेंटेज और रेशियो एंड प्रपोर्शन पे डायरेक्टली डेटा इंटरप्रिटेशन पूछ लेते हैं और 5 में से 2 या 3 क्वेश्चन तो डायरेक्टली इन्हीं पे बेस्ड होते हैं। तो इसका मतलब डेटा इंटरप्रिटेशन में पकड़ अच्छी बनाने से पहले आपको परसेंटेज और रेशियो एंड प्रपोर्शन पे ज्यादा से ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। तो मेक श्योर करना कि जब आप अरिथमेटिक की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उनके क्वेश्चंस में परसेंटेज और रेशियो एंड प्रपोर्शन की मदद से क्वेश्चन को सॉल्व कर सको। और अरिथमेटिक जब कर रहे हो तो कोशिश ये करें कि परसेंटेज और रेशियो एंड प्रपोर्शन से आपके टॉपिक स्टार्ट हो, जिससे स्टार्टिंग से ही आपका बहुत अच्छा बेस बनता चलेगा। ठीक है गाइस, सो आई एम प्रीटी श्योर कि अभी तक आपके क्वांट के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अब आओ चलते हैं आगे और देखते हैं बाकी सेक्शंस के बारे में। सो गाइस अब बात करते हैं रीजनिंग सेक्शन की। भाई रीजनिंग के सेक्शन को भी हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड करा है। पहला वो जिसमें कम टाइम देके मैक्सिमम आउटपुट आएगा और दूसरा वो जिसमें हमें टाइम भी ज्यादा देना पड़ेगा मैक्सिमम आउटपुट लाने के लिए। अब अगर पहली कैटेगरी को देखें जिसमें कम इन्वेस्टमेंट देके मैक्सिमम आउटपुट हमें मिलेगा, इस टाइप के क्वेश्चंस आपके रहेंगे ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस, आपके इनइक्वालिटी के क्वेश्चन, सिलॉजिज्म के क्वेश्चंस, डायरेक्शन सेंस के क्वेश्चंस और इसके साथ ही साथ सारे मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चंस। अब मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चंस कैसे आते हैं? इसमें आते हैं फाइंड द थर्ड वर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड या फाइंड द फिफ्थ वर्ड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ द राइट ऑफ द लेफ्ट ऑफ द राइट करके जो क्वेश्चंस आते हैं उस टाइप के क्वेश्चंस। तो इन टाइप के क्वेश्चंस को आपको सबसे पहले पढ़ना है रीजनिंग में। क्यों? बिकॉज ये सारे के सारे टॉपिक्स आपके रीजनिंग में आपका एक रिलेशन बनाएंगे, रीजनिंग के साथ एक एसोसिएशन बनाएंगे, आपको मजा आने लगेगा रीजनिंग के क्वेश्चंस में। और दूसरा ये कि ये क्वेश्चंस हर बार एग्जामिनेशन में पूछे ही जाते हैं। मतलब अगर आप इन क्वेश्चंस में टाइम इन्वेस्ट करते हैं तो आप डायरेक्टली अपने फाइनल एग्जामिनेशन में अपने स्कोर को इंप्रूव कर रहे हो और वो भी कम से कम टाइम में। ठीक है, अब इसके साथ अगर बात करें वो टॉपिक्स की जिनमें आपको ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा टाइम का, तो इसमें सबसे ऊपर आते हैं पजल्स। अब गाइस पजल एक ऐसी चीज है जिसमें आपको बार बार अपना दिमाग चलाना पड़ेगा, बिकॉज ये बहुत सारे पैटर्न के बन सकते हैं। भाई सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट बन सकता है। अब सर्कुलर में सब लोग इनवर्ट देख रहे हैं या इनवर्ट आउटवर्ड दोनों देख रहे हैं। इसके साथ बन सकता है लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट। अब एक नॉर्मल लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट बन सकता है या नॉर्थ साउथ फेसिंग सिटिंग अरेंजमेंट बन सकता है। अब ऐसे बहुत सारे टाइप के सिटिंग अरेंजमेंट बन सकते हैं। बॉक्स पजल होती हैं, फ्लोर पजल होते हैं और अनगिनत टाइप के पजल्स बनते हैं। ईयर बेस्ड, मंथ बेस्ड, सीक्वेंस बेस्ड, ऑर्डर बेस्ड, बहुत सारे टाइप के पजल्स हो गए। इसके साथ एक और चीज जिसमें आपको अच्छा टाइम देना पड़ेगा वो है इनपुट आउटपुट के क्वेश्चन। इनपुट आउटपुट के क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। भाई कई बार प्रीलिम्स में भी आ जाते हैं बट मेंस में आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं हमेशा। तो इसमें भी आपको थोड़ा ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। और इसके साथ होता है हाई लेवल कोडिंग डिकोडिंग। भाई कोडिंग डिकोडिंग जब आप प्रीलिम्स के लेवल की बात करते हैं तो ये बहुत सिंपल आते हैं। इसको भी आप इस कैटेगरी में डाल सकते हो अगर आप प्रीलिम्स की बात कर रहे हो। बट यहाँ हम प्रीलिम्स की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम अपनी सिलेक्शन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। मतलब हम ऐसी पढ़ाई करेंगे कि हम स्टार्टिंग से ही अपने सिलेक्शन की तैयारी करते हुए चलें। तो यहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि कोडिंग डिकोडिंग भी हाई लेवल की पढ़ें। तो इसको इसलिए हमने रखा है इस कैटेगरी में जिसमें हमें ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा अपने स्कोर को बूस्ट करने के लिए। तो ये रहा हमारा रीजनिंग का ब्यौरा कि हमें रीजनिंग को कैसे अटेम्प्ट करना है। ठीक है, अब आओ आगे चलते हैं और देखते हैं इंग्लिश सेक्शन के बारे में। अब भाई इंग्लिश सेक्शन की अगर बात करें तो उसमें हमें बाइफिकेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। भाई इंग्लिश पूरा का पूरा सेक्शन ऐसा ही है जिसमें आप कम टाइम इन्वेस्ट करके मैक्सिमम आउटपुट लेके आ सकते हो। तो इंग्लिश में आपको ये करना है। भाई इंग्लिश में हमेशा मैं आपको एक ही एडवाइस करता हूँ। भाई जो लोग द अल्फा बैंकर को पहले से फॉलो कर रहे होंगे भाई उन्हें पता है मैं इंग्लिश के बारे में मेरी एडवाइस हमेशा क्या रहती है। तो इंग्लिश में आपको सबसे पहले क्या करना है, भाई कोई भी एक न्यूज़पेपर लो और न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालो। भाई आपको ऐसा क्या करना है, बिकॉज आपको इंग्लिश को एज अ सेक्शन ट्रीट नहीं करना है, एज अ लैंग्वेज ट्रीट करना है। भाई आज अगर मैं आपको हिंदी बोलने के लिए बोलूं तो आपको हिंदी पढ़ने की जरूरत नहीं है बोलने के लिए, आपको हिंदी बोलनी आती है। वैसे ही हमें इंग्लिश को भी बिल्डअप करने की कोशिश करनी है। और ये चीज ओवरनाइट नहीं हो सकती कि अगर मैं आपको आज बोलूं तो हो सकता है ये सेंटेंस सुन के आप हंस भी रहे हो कि सर देखो क्या बोल रहे हैं कि इंग्लिश को भी एज अ लैंग्वेज हमको डेवलप करना है। बट बिल्कुल हो सकता है अगर हम उसको एक अपना डेली रूटीन बना लें। भाई अगर मैं इंग्लिश न्यूज़पेपर को अपना डेली रूटीन बना लूं तो भाई डेली मुझे इंग्लिश न्यूज़पेपर को 30 से 45 मिनट्स देने ही है और उसके साथ बाकी के बचे दिन में भी मुझे इंग्लिश चीजों को ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करना है। चाहे वो इंग्लिश आर्टिकल्स हो या कोई बुक हो तो मुझे कोशिश करनी है वो भी मैं इंग्लिश मीडियम की ही पढूं, इंग्लिश लैंग्वेज में ही पढूं। आप कुछ सेल्फ डेवलपमेंट बुक्स पढ़ सकते हैं, उन बुक्स के बारे में भी मैंने आपको एग्जांपल्स दिए थे। फॉर एग्जांपल 5 AM क्लब हो गया या एक लीन स्टार्टअप हो गया या 4 आवर वर्क वीक हो गया या पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड हो गया। गाइज ये बुक्स कुछ ऐसी हैं जो आपको बहुत ज्यादा मदद करेंगी आपके आने वाले फ्यूचर में। बिकॉज ये बुक्स आपको मदद इंग्लिश में तो करेंगी बट आपके ओवरऑल लाइफ को इंप्रूव करेंगी, आपका पर्सनल फिजिकल डेवलपमेंट लेके आएंगे आपके अंदर। आप इन बुक्स को जरूर फॉलो करें अगर आपके पास टाइम है तो। ठीक है,
इसके साथ आपको ये करना है भाई, कोशिश ये करनी है कि स्टार्टिंग में आपको एडिटोरियल नहीं पढ़ने हैं। भाई जहां आपको न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत नहीं है तो एडिटोरियल आपको बिल्कुल नहीं पढ़ने हैं। नहीं तो यहाँ पे भी वही बात हो जाएगी कि 2 हफ्ते बाद आप प्रिपरेशन छोड़ दोगे कि भाई इंग्लिश मुझसे नहीं पढ़ा जाता। भाई ऐसा नहीं है, इंग्लिश सबसे पढ़ा जाता है, बस पढ़ने का तरीका सही होना चाहिए। सही तरीका यही है कि चालू करो न्यूज़पेपर से उन सेक्शन से जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है। भाई अगर क्रिकेट पसंद है तो स्पोर्ट्स सेक्शन से चालू करो। भाई अगर इकोनॉमी में मजा आता है तो फाइनेंस इकोनॉमी सेक्शन से चालू करो। बट कोशिश ये करो अपने पसंद के सेक्शन से चालू करो। अब भाई ये मत बोलना कि भाई हमको तो सर शादी करनी है तो हम मैट्रिमोनियल सेक्शन से चालू करते हैं, बिकॉज अगर ये करना है तो ये भी कर सकते हैं, बट पढ़ना वो भी इंग्लिश में ही। ठीक है। सो गाइस न्यूज़पेपर तो सब लोग बोलते हैं, पर न्यूज़पेपर का फायदा क्या है? अब भाई देखो, अगर हमने इंग्लिश का जब सिलेबस देखा तो हमने क्या देखा भाई, सबसे ऊपर लिखा था वहां पे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। और भाई अगर प्रीलिम्स की बात करें तो डायरेक्टली 10 नंबर 30 में से आ जाता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। मतलब 33% तो डायरेक्टली रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ही आ गया। और ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपके किसी ना किसी न्यूज़पेपर का आर्टिकल ही होता है। तो समझ रहे हो यहाँ पे इंपॉर्टेंस न्यूज़पेपर की। मतलब 1/3 ऑफ द इंग्लिश सेक्शन डायरेक्टली कम्स फ्रॉम द न्यूज़पेपर्स। तो ये आपका डायरेक्टली बेनिफिट करेगा। इसके साथ और क्या इंप्रूवमेंट रहेगा भाई, आपने ऐसे बहुत सारे बच्चे देखे होंगे जिनके साथ आप कभी प्रिपरेशन अगर करे हो कि जो एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन देखते ही बता देते हैं एरर कहाँ है, जस्ट बाय द फील ऑफ द सेंटेंस। उनको फील आ जाता है कि भाई यहाँ पे तो टू की जगह इन होना चाहिए था या इन की जगह इनटू होना चाहिए था, वो पढ़ते ही बता देते हैं। ऐसा क्यों होता है और आपके साथ ऐसा क्यों नहीं होता? बिकॉज भाई वो लोग इंग्लिश को कंज्यूम ज्यादा करते हैं। भाई उनको पता है कि इंग्लिश लैंग्वेज क्या है, भाई बोलने में क्या सही है क्या गलत है। भाई आपने देखा हो कई बार लोग सेंटेंस बोलते हैं खुद से और बता देते हैं भाई नहीं ये वाला सेंटेंस गलत लग रहा है, बोलने में मजा नहीं आ रहा, और आपको समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा इसलिए बिकॉज उनका इंग्लिश कंजप्शन ज्यादा है और आपका इंग्लिश कंजप्शन उतना नहीं है। अपना इंग्लिश में इंप्रूवमेंट लाने के लिए इंग्लिश कंजप्शन बढ़ाना पड़ेगा और उसमें आपकी न्यूज़पेपर बहुत ज्यादा मदद करेगा। इसके साथ आपको और क्या करना है भाई, जब प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो तो स्टार्ट करो क्लोज टेस्ट और फिल इन द ब्लैंक्स से। बिकॉज गाइस ये वो चीजें हैं जो आप ऑलरेडी स्कूल में रीड करके आए हैं, तो आपको ये चीजें पढ़ के कॉन्फिडेंस आएगा प्रिपरेशन में। और इसके साथ साथ जब न्यूज़पेपर के साथ इनको पढ़ोगे तो आपकी वोकैबुलरी बिल्डिंग भी बहुत अच्छी होगी। और एक चीज आपको हमेशा याद रखनी है कि जब भी पढ़ाई कर रहे हैं इंग्लिश को लेके, एक डायरी हमेशा अपने पास रखो। और अगर डिजिटली पढ़ना चाहते हो, मतलब मोबाइल या लैपटॉप से पढ़ना चाहते हो, तो स्क्रीनशॉट हमेशा अवेलेबल रखो अपने पास। एक नए फोल्डर्स बना के रखो सेपरेटली, जिससे अपने स्टडी रिलेटेड स्क्रीनशॉट्स रखो। भाई आपको मीम स्टोर नहीं करने हैं इन फोल्डर्स में कि भाई आप मीम्स और स्टडी फोल्डर एक साथ रख लो, तो फिर पढ़ाई होना तो भाई भूल जाओ। मीम्स अलग, स्टडी अलग, पढ़ाई अलग, मजे अलग। ऐसा करते हुए पढ़ाई करेंगे तो मजा भी आएगा और पढ़ाई भी बहुत अच्छी होगी। स्क्रीनशॉट लेते हुए चलेंगे तो बाय द टाइम हम जब प्रिपरेशन के एंड में होंगे तो हमारे पास बहुत हजारों स्क्रीनशॉट होंगे और फाइनल डे पे बस हमें वो 100 या 1000 स्क्रीनशॉट पढ़ के अपनी प्रिपरेशन के पीक पे पहुंच जाएंगे। तो मतलब ये डायरी एंट्रीज या स्क्रीनशॉट आपकी प्रिपरेशन में बहुत बड़ी, बहुत ज्यादा अहमियत रखते हैं। बट इनको आपको सही तरीके से कॉन्स्टेंटली करते हुए चलना है। इसके बाद क्या करोगे भाई, क्लोज टेस्ट फिल इन द ब्लैंक जब आपके हो जाएं तो इसके बाद आपको करना है एरर डिटेक्शन। एरर डिटेक्शन एक ऐसी चीज है जिसको करने में आपको बहुत मजा आएगा। गाइस जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था इंग्लिश की तो मेरे साथ तो ये था कि भाई मुझे कितने भी क्वेश्चन दे दो एरर डिटेक्शन की और मैं खुशी से करता था। अब वो चाहे मुझसे क्वेश्चन हो या ना हो, पर मजा बहुत आता है। वो एक सेंटेंस को पढ़ के झट से जल्दी से आंसर मिल जाता है। इससे क्या होगा, जब आप सेंटेंसेस पढ़ेंगे बहुत सारे एरर्स देख लेंगे, अब उनमें अगर आपको कोई नया एरर मिला तो उसको नोट डाउन करो, और अगर पुराना एरर मिला तो वो रिवाइज भी होता रहेगा। मतलब रिवीजन प्लस प्रिपरेशन होती रहेगी। एरर डिटेक्शन को अपने रूटीन में लेके आने की कोशिश करो। ठीक है। अब जब एरर डिटेक्शन हो गई, ये मेन चीजें आपकी हो गई, उसके बाद फोकस करो छोटे छोटे टॉपिक्स पे। फॉर एग्जांपल इडियम्स एंड फ्रेजेस या वर्ड स्वैपिंग या सेंटेंस रिप्लेसमेंट। ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिनमें आपको ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है और ये ज्यादा मार्क्स के एग्जामिनेशन में आते भी नहीं है। बट एक बहुत बड़ा टॉपिक जो अभी छूट रहा है हमारा, जिसको अभी तक हमने डिस्कस नहीं करा है, वो है हमारा पैरा जंबल। गाइस पैरा जंबल एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ता है, बिकॉज ये थोड़ा कंफ्यूजिंग रहता है। इसमें आपको थोड़ा ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है और उसके साथ भी तब भी कई बार क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। प्रिपरेशन अपनी चालू करो, पैरा जंबल पे पहुंचो। अगर पैरा जंबल में कोई भी डाउट आता है तो इस वीडियो का कमेंट सेक्शन हमेशा आप लोगों के लिए ओपन है। आधी रात को भी कमेंट करो। टेलीग्राम चैनल पे हमारे चले जाओ, टेलीग्राम चैनल पे हमसे अपने डाउट्स पूछो एंड वी फ्रॉम द अल्फा बैंकर फैमिली विल ट्राई आवर बेस्ट कि आपके सारे के सारे डाउट्स को क्लियर कर सके, वो भी अटमोस्ट अर्जेंसी के साथ।
सो गाइज आई एम श्योर आप लोगों को आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। सो गाइज अगर पसंद आई है देन डू लाइक एंड शेयर द वीडियो। अगर इस चैनल पे नए हैं देन डू सब्सक्राइब टू द चैनल एज वेल एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन, जिससे आपको मिल सकेगा द अल्फा बैंकर का हर वीडियो सबसे पहले। सो गाइज कीप वॉचिंग द अल्फा बैंकर बिकॉज हम आगे आने वाले दिनों में क्वांट, इंग्लिश और रीजनिंग तीनों सेक्शंस की ही बेसिक लेवल की प्रिपरेशन चालू करने वाले हैं। मतलब बिगिनर्स के लिए द अल्फा बैंकर एक बहुत अच्छा स्टडी पार्टनर प्रूव होगा आपके लिए। सो गाइज कीप वॉचिंग द अल्फा बैंकर। साइनिंग ऑफ, माय नेम इज चिराग चोपड़ा।